जब मार्कुस कहता है ना नहीं मैं आपको डाइवोर्स नहीं दूंगा, तो मार्शनेस उसकी वाइफ कहती है मैं जब भी आपके साथ होती हूँ मुझे सुफोकेट लगता है। वो कहता है इसी वजह से तो मैं पूरे दिन में सिर्फ टी टाइम में आपको विजिट करता हूँ और अभी देख लें। तो मार्शनेस कहती है आप तो पहले काम के बारे में बहुत ज्यादा क्रेजी थे और मेरे बारे में फिक्र करते ही नहीं थे। मुझे नहीं पता अचानक से आप ऐसे एक्ट करना क्यों शुरू हो गए हैं। तो मार्कुस गैरन कहता है मैंने आपको बताया था मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। वो कहती है क्या ये किसी किस्म का मजाक है? आखिर आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? आपने कहा आप मुझे डाइवोर्स नहीं देंगे, तो ठीक है मुझे डाइवोर्स मत दें, लेकिन मुझे जैसे पहले इग्नोर करते थे बिल्कुल वैसे इग्नोर करें। तो मार्कुस कहता है नहीं ये बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको गिफ्ट देने के लिए आया था जो आपके लिए भेजा गया है। इसको ओपन करें। मैं जिसे अडॉप्ट करना चाहता हूँ ना उसने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है। वो कहती है क्या आप किसी को अडॉप्ट करना चाहते हैं? लेकिन मार्कुस आखिर आप ये कर ही क्यों रहे हैं? मुझे पता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए मैरिज प्रपोजल देने वाली मैं ही थी। मुझे लगा था शायद आप ऐसे ही हैं। मैं आपके रवैये के लिए आपको बिल्कुल भी नफरत नहीं करती थी और मुझे लगा था शायद हमारा रिलेशनशिप थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन जब मेरे पेरेंट्स कैरेज एक्सीडेंट में गुजर गए तो तब मैं तो बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन आपकी आंखों में तो बिल्कुल भी कोई भी उदासी नहीं थी और आपकी इतनी फॉर्मल सी कटसी देखकर मुझे रियलाइज हो गया मैं रॉन्ग थी। आप कभी नहीं बदल सकते, आपके दिल में कोई इमोशन नहीं हो सकती। जैसे कि आपने कहा था आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे प्यार का मतलब नहीं पता। इसी वजह से मैं कभी नहीं चाहती थी कि वही टेरिबल पेन दोबारा से बर्दाश्त करूं जब आप मुझे इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से फाइनली मैंने सब चीजों पे गिव अप कर दी है। तो आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? तो तब वो तो बहुत ज्यादा रो रही थी। मार्कुस उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। वो कहती है अगर आपको डाइवोर्स का नाम सुनने से नफरत है तो फिर मैं नहीं मांगूंगी और मैं आपके ओनर को रेपुटेशन को टार्निश नहीं करूंगी, तो प्लीज मुझे भी तंग करना बंद कर दे। तो मार्कुस का हाथ वहीं पर रुक गया था। वो उसकी तरफ देखते हैं लेकिन कुछ सोचते हुए कहता है ये ज्वेलरी ये लेडी बेलियोन ने भेजी है, तो अगर आप मुझसे नफरत भी करती हैं प्लीज इसको मत फेंकिएगा। वेल ठीक है अब मैं चलता हूँ, हैव अ गुड डे। और उसके बाद वहां से जा रहा था। वो कहता है कल मैं दोबारा इसी टाइम पर आपसे मिलने के लिए आऊंगा। तो तब पीछे से मार्शल उसको जाता हुआ देख रही थी। वो उसको रोकने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन फिर वो और ज्यादा रोने लग गई थी। वो सोचती है नहीं मैं उनको रोक नहीं सकती, और वो तो बहुत ज्यादा रो रही थी और मार्कस चला गया था। लेकिन दूसरी तरफ हमें हमारी हीरोइन का घर दिखाया जाता है जहां पर उसका अंकल इयन उसके सामने वाइन्स की बोतल पड़ी थी, तो वो उन बोतल्स को टेबल पे गिरा देता है। तो हमारी हीरोइन उसके सामने खड़ी थी। वो कहती है मैंने आपसे कहा था ना कि मैक्रोसा छोड़ दें। अंकल इयन मैंने एक फ्यूचर देखा है जहां पर आप मर जाएंगे, क्योंकि आपकी वजह से पूरी की पूरी फैमिली वो तबाह हो जाएगी और हमारी फैमिली का हर एक इंसान भी मर जाएगा। तो उसका अंकल उठते हुए कहता है नहीं मुझे बताओ आखिर तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? मैं तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। आखिर तुमने सुसाइड करने की कोशिश की क्यों थी? और जब तुमने सुसाइड करने की कोशिश की तो तुम्हारा एबिस वो अवेकन हो गया और तुम फ्यूचर देख पाती हो। तो रोजलिन कहती है एनीवेज आपको मैक्रोसा के साथ अपने सारे ताल्लुक तोड़ने होंगे और जो आप मेडिसिन हब उसका इंपोर्ट करवा रहे हैं उसको बंद कर दें। वो कहता है तुम्हें कैसे पता, मुझे बताओ। हमारी हीरोइन सोचती है पैरेलल यूनिवर्स में आप तो किंग का डायरेक्ट ऑर्डर उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन उस दौरान आप पकड़े गए और पर्च के अंदर आ गए जिसकी वजह से आपकी जान चली गई। लेकिन मैंने यहाँ पर भी आपका बैकग्राउंड चेक किया है और पता चला आप यहाँ पे भी एग्जैक्ट सेम चीज कर रहे हैं। तो हमारी रोजलिन कहती है मैंने आपको वार्निंग दी थी, अगर आप सच में नहीं चाहते कि रॉयल फैमिली आप पे असैसिनेशन के लिए इम्प्लीकेट करे तो फिर आपको अभी रुक जाना चाहिए। फॉर्चुनेटली ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ किंग को और आपको पता था, इसी वजह से आप पीछे हट सकती हैं। तो वो तो और फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। वो कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैंने किंग से क्या बात की थी? और वो तो अपना सर पकड़ लेता है, वो तो चिल्लाई जा था। और इयन वो सोचता है मैंने मेक श्योर किया था कि ये स्ट्रिक्ट सीक्रेट है जो मेरी फैमिली को पता ना चले, लेकिन अभी के लिए काम डाउन होना पड़ेगा। सिर्फ मेरी नीस को पता है ना, तो मैं अभी के लिए उसको नहीं पकड़ सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा ताकि मैं उसे कैच कर सकूं। तो हमारी हीरोइन का अंकल उसे बातें सुनाते हुए कहता है तुम अपने बड़ों को ऑर्डर कैसे दे सकती हो? तो हमारी रोजलिन कहती है अगर आप ये सब कुछ करते भी रहे ना फिर भी आप मैक्रोसा के किंग को नहीं पकड़ सकते। तो उसका अंकल वो कुछ बोल नहीं पाता। हमारी हीरोइन कहती है किंग कोई ऐसा नहीं है जिसको बस ट्राई हार्ड करके आप पकड़ सकते हैं, और अगर आपने उसको पकड़ भी लिया फिर भी आंट वापस नहीं आएंगी। वो सोचती है मेरी आंट लिली बेलियन जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जिस दिन इयन बेलियन इलिजिमेट चाइल्ड वो घर से भाग रहा था इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, मेरी आंट उनके पीछे गई। हालांकि उनकी लेग इंजर्ड थी और वो तो छड़ी के सहारे चलती थी, लेकिन जब वो दोनों बाहर गए
तो उनका पीछा करने के लिए मैक्रोसा के असैसिन के पीछे पड़ गए जो कि बेलियन डची को टारगेट कर रहे थे। और इस दौरान मेरी इकलौती आंट लिली बेलियन उनकी जान चली गई जब वो अपने भाई को बचा रही थी। और ये बात तो मुझे अपनी पुरानी लाइफ में पता चली थी पैरेलल यूनिवर्स में। और पहले किंग ने मुझे सिर्फ इसलिए ऑफर दी थी ताकि मैं उसकी क्वीन बन जाऊं, ताकि बेलियन डची के इस अगली बिहेवियर से डिसअपॉइंट होकर मैं उसकी क्वीन बनने के लिए तैयार हो जाऊं। लेकिन उसका अंकल वो कहता है तुम्हें ये बात किसने बताई, आखिर ये किसने कहा, क्या ये तुम्हारे फादर ने तुम्हें बताया है, उसकी हिम्मत कैसे हुई। हमारी हीरोइन कहती है ये बात मुझे मेरे एबिस की वजह से पता चली है। वो कहता है मेरा हाथ छोड़ो, आखिर किस तरह का एबिस है तुम्हारा, तुम तो हर एक बात जानती हो। हमारी उन कहती है अपने आप पे काबू रखें, अगर आप फैमिली को तबाह नहीं करना चाहते तब तक, और जो लोग गुजर चुके हैं उनकी बात मत करें। तो उसका अंकल कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें क्या लगता था कि तुम यहाँ पर आओगी बकवास करोगी मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तो तब उसका गला दबाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन हमारी हीरोइन वो कहती है आखिर आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपने आंट को पीछे छोड़ दिया था जिनकी टांग बहुत ज्यादा खराब थी और वो भाग नहीं सकती थी। आप खुद थे जो कि उनको पीछे छोड़कर भाग गए। तो अंकल ये सारी आपकी गलती है। तो उसका अंकल उसका हाथ वहीं पर रुक गया था। तो वो कहती है और उसके बाद आपने अपनी जुबान बिल्कुल बंद रखी क्योंकि आपको गिल्ट था कि आप अपनी बहन को बचा नहीं पाए। तो उसका अंकल वो तो बिल्कुल डर गया था, वो कुछ बोल नहीं पाता। हमारी हीरोइन आगे होते हुए कहती है क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जो बिल्कुल गलत था, क्या वो सच नहीं था। वो कहता है तुम नहीं, पहले ये इंसिडेंट ये तो सिर्फ गलती था और वो पीछे गिर गया था। वो कहता है नहीं मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था, मुझे अपनी बहन को बचाना था। तो हमारी रोजलिन कहती है अगर आप किंग को ना भी ढूंढे फिर भी मैं मैक्रोसा के किंग को खुद पकड़ के रहूंगी। वैसे भी मेरी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैं ज्यादा देर तक जिंदा रहने भी नहीं वाली, तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे बढ़े, लेकिन अगर किसी को आगे बढ़ना है और अपनी जान को जोखिम में डालना है तो वो मैं होंगी। उसका अंकल कहता है क्या, लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगी, तुम अभी बहुत ज्यादा छोटी हो। तो हमारी रोजलिन जाते हुए कहती है बस मुझे आज के लिए यही कहना था, वैसे भी आप जितना जरा बोल रहे थे ना मेरे कान दर्द कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी। उसका अंकल कहता है रुको रोजलिन, लेकिन रोजलिन दरवाजा बंद करके बाहर आ गई थी। वो कहता है रोजलिन मेरी बात सुनो। हमारी हीरोइन सोचती है आखिर तक ये तो बहुत ज्यादा लाउड है, सीरियसली मैं जल्द ही कैलूटा जाने वाली हूँ, इसी वजह से मैं जाने से पहले इनको एडवाइस करना चाहती थी, लेकिन ये तो मेरी बात मानने पे तैयार ही नहीं थे। पता नहीं अब मैं इनको कैसे सुधारूं। मैं भी अगर ये तरीका काम ना किया तो मैं ग्रैंडफादर से कहूंगी इनकी टांगे तोड़ दे, लेकिन वो तो बड़े आराम से आगे जा रही थी। वो सोचती है कम अज कम मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी बुरा होते नहीं देख सकती। और तब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब उसे कोई कहता है रोजलिन रुको, और तब हमारी हीरोइन पीछे देखती है और ये वही दिन था जब वो कैलूटा जाने के लिए तैयारी कर चुकी थी और वहां पे बग्गी पे सारा सामान लाद रहे थे। तो जब वो पीछे देखती है वहां पर उसका फादर आया था। वो कहता है मैंने अभी तक एक्सप्लेन करना बंद नहीं किया, तुम्हें याद है ना जो टूल मैंने तुम्हें पहले दिए थे उसके अंदर मेरी एबिस की एबिलिटी है, और ये वाला टूल ये जो ब्लैंकेट है ना ये भी अच्छी रहेगी, तुम इसको ले सकती हो। हमारी हीरोइन कहती है आपने मुझे काफी बार एक्सप्लेनेशन दे दी है इन आइटम्स के बारे में, और इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक शॉक है ना जिसकी वजह से ठंड नहीं लगी है ना, ये तो ग्रैंडफादर की एबिलिटी है। तो हमारी रोजन का फादर कर्टी वो कहता है मुझे पता है लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। हमारी हीरोइन कहती है बस कर दे, आप आखिर तक मुझे यही कह रहे हैं ना कि मैं वहां पर ना जाऊं। तो वो कहती है ठीक है तो अब मैं जाकर डेलीगेशन के मेंबर्स को चेक करके आती हूँ। वो कहता है रोजलिन, लेकिन हमारी हीरोइन आगे आ गई थी। वो अपनी मेट से कहती है ये ब्लैंकेट जाकर बाटर को दे दो। तो उसकी मेट कहती है जी माय लेडी। हमारी हीरोइन सोचती है अभी तक तो बाटर भी तैयार हो गया होगा ना, क्योंकि सफर बहुत ज्यादा लंबा है और उसको भी ठंड लगेगी, इसलिए ये ब्लैंकेट उसके लिए ठीक रहेगी। लेकिन उसको तो मैंने रॉयल ड्रेसअप करवाया है ताकि वो ठीक लगे, और वैसे भी एम्पीरियल डेलीगेशन के मेंबर सारे के सारे आ चुके होंगे ना, तो वहां पे बहुत सारी मेट्स और सर्वेंट थे, सब कुछ तैयार हो चुका था, सारा सामान भी आ चुका था। लेकिन तभी सेकंड प्रिंस उसके पीछे आता है। वो कहता है ओए तुम, क्या तुमने मेरे फादर से कहा कि वो उस हाफ ब्लडेड को मेरी जगह रिप्रेजेंटेटिव बनाए। और सेकंड प्रिंस तो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा खड़ूस था। वो सोचती है कितना शोर करता है ये, आखिर इतने सारे लोग यहाँ पर है फिर भी इतना शोर क्यों कर रहा है। तो वो तो बातें किए जा रहा था कि मुझे यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए था, उसे नहीं। हमारे यहाँ सोचती है ये यहाँ पर आ गया, लेकिन आर्मा कहाँ पर है, थर्ड प्रिंस। तो वो कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो। हमारी यहाँ कहती है मैं बिजी हूँ, मुझे काम करने दे। वो सोचती है हेड ऑफ द डेलीगेशन के तौर पर मुझे लगता है कि आर्मा की पर्सनैलिटी थोड़ी ठीक नहीं रहेगी, फिर भी अभी तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। तो तभी उसके सामने कोई आके खड़ा होता है। वो कहता है हे। हमारी उसको देखती है। वो सोचती है हे, आखिर इस आदमी के साथ मसला क्या है, ये है कौन।
आखिर इतना इल मैनर्ड और नेस्टी लुकिंग फेलो ये आखिर आया कहाँ से है। और वहां पे हमारा थर्ड प्रिंस ही खड़ा था जिसने अपने बाल सेट किए थे और चश्मा उतार दिया था और वो तो बड़ा हैंडसम लग रहा था। तो रोजिन उसे कहती है आखिर तुम हो कौन। हमारा थर्ड प्रिंस सोचता है क्या ये मुझे पहचान नहीं पाई। तो हमारी हीरोइन दिल में सोचती है इसके कपड़े देखकर लग रहा है कि ये रॉयल फैमिली से है, लेकिन आखिर ये है कौन। तो हमारा हीरो तो ब्लश किए जा रहा था। वो कहता है मैं कौन हूँ, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रही है माई लेडी। देखिए मुझे पता था ये मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं करेगा। हमारी हीरोइन सोचती है ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है और ये है कौन। तो वो कहता है ये मैं हूँ आर्मा थर्ड प्रिंस। वो तो बेचारा ब्लश किए जा रहा था। हमारी सोचती है आर्मा सच में ये वही है, लेकिन आर्मा ने तो इस ग्रुप को लीड करना था, इसी वजह से मैंने सुजेस्ट किया था कि वो थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखे और थोड़ा कमांडिंग भी। लेकिन लगता है इसने बहुत ज्यादा काम किया अपने ऊपर। तो तभी वहां पे बटर भागता हुआ आता है। वो कहता है तो मुझे मिल गई रोसलिन, और वो भी बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था, बड़ा हैंडसम। वो कहता है अच्छा लेकिन ये कौन है। तो तब वहां पे हमारा हीरो खड़ा था, वो भी उसको बड़ा घूर के देखता है। तो बटर कहता है मैं तो तुम्हें हर कहीं ढूंढ रहा था। लेकिन तभी वो रोजलिन के पीछे आते हुए कहता है रोजलिन आखिर ये आदमी कौन है। हमारी हीरोइन कहती है ये है थर्ड प्रिंस द हाइनेस, ये इस मिशन में हमारे हेड होने वाले हैं। वो कहता है अच्छा मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा ये तुम्हारा क्या लगता है। तो रोजलिन कहती है मेरा फियांसे। वो कहता है क्या तुम्हारा एक फियांसे भी है। तो हमारा थर्ड प्रिंस तो स्माइल करता है। तो रोजिन कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे ही कैलूटा से हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं मंगनी तोड़ दूंगी। तो हमारा हीरो कहता है लेकिन वो तो तब तो बटर की हंसी निकल रही थी। वो कहता है कितनी अच्छी बात है ना, क्योंकि कैलूटा के लोग को फर्क नहीं पड़ता कि उनके पार्टनर का पास्ट क्या होगा। इसी वजह से वो तो हमारे हीरो को चढ़ा रहा था और हमारे हीरो को जर्सी हो रही थी। वो कहता है जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, तुम फिक्र ना करना। हमारा हीरो सोचता है ये बदतमीज बच्चा मेरे हाथों से किसी दिन मरेगा। लेकिन तभी वो हमारी हीरोइन के पास आता है और उसको अपनी साइड पे करते हुए कहता है माय लेडी प्रोसेशन वो तो कंप्लीट हो ही चुकी है, तो क्या हम लोग कैरेज की तरफ चलें। लेकिन तब उसने हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ा था तो पीछे से बाटर वो जेलस हो रहा था। तो तब हमारी हीरोइन कहती है तुम और बाटर आगे जाओ, मैं अभी फाइनल चेक करके आती हूँ। वो दोनों कहते हैं क्या। तो हमारा हीरो कहता है आप सेकंड प्रिंस के साथ राइड करेंगी। तो बटर कहता है मुझे लगा था सिर्फ मैं और तुम इस कैरेज में राइड करेंगे, और दोनों ने एक्सपेक्ट किया था कि वो रोजन के साथ अकेले होंगे बग्गी में। लेकिन हमारी हीरोइन कहती है मैंने आपको बताया था ना बटर के हालात कैसे हैं, इसी वजह से मैं उसे किसी और के साथ नहीं भेज सकती। वो लड़का इसको मैं खुद लेकर आई हूँ, तो इसका ख्याल मुझे खुद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी हीरोइन की बात सुनकर बाटर कहता है रोजलिन। तो हमारी हीरोइन सोचती है और अगर आर्मा और सेकंड प्रिंस इकट्ठे राइड करेंगे ना तो वो तो उसको बार बार तंग करता रहेगा, इसी वजह से आर्मा मेरे साथ जाएगा। वो कहती है कैरेज बहुत ज्यादा बड़ी है तो हम तीनों आराम से आ सकती हैं, और ये कह के वहां से चली गई थी। तो पीछे वो दोनों कहते हैं रोजलिन माय लेडी, लेकिन फिर एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के दूसरे को झेलना ही पड़ता है। वो दोनों गहरी सांस लेते हैं क्योंकि दोनों का प्लान के रोजलिन के साथ अकेले सफर करना है फेल हो चुका था। और थोड़ी देर के बाद हमें रास्ते का सीन दिखा जाता है जहां पर तीनों बग्गियां जा रही थी। तो तब वहां पे एक बग्गी में हमारी हीरोइन, हमारा आर्मा और वहां पे बाटर बैठा हुआ था। तो हमारी हीरोइन खिड़की से बाहर देखती है, वो सोचती है देखा ये आ गया कैलूटा, और वहां पर पहाड़ों के ऊपर कुछ घर बने हुए थे। हमारी हीरोइन सोचती है ये जगह तो बहुत सारे ट्राइब से मिलकर बनी हुई है, लेकिन इसका नाम सबसे सेंट्रल ट्राइब कैलूटा के नाम पर रखा गया है, और यहाँ के लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वाला इलाका इसके नॉर्थ में ओशन है और इसके साउथ में डिजर्ट है। यहाँ पर तो बहुत सारे माउंटेन रेंज भी हैं, और इसके अलावा ये जगह खुद में बड़ी यूनिक है। यहाँ पर तो फसल भी बड़ी अच्छी होती है, फिर भी इनकी इनक्रेडिबल टफनेस की वजह से ये कभी कभार डेजर्ट में जिंदा नहीं रह पाते, तो बॉर्डर पे आके हमला करते हैं। तो एम्पीरियल ट्रूप्स जब इनका पीछा करते हैं तो वो तो माउंटेन्स में गायब हो जाते हैं, और यहाँ पर तो औरतें और बच्चे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसी वजह से ये एम्पायर के जानी दुश्मन बने हुए हैं। तो तब वो बाटर से कहती है देखो कैलूटा आ गया। वो उसको बाहर की तरफ इशारा करती है, तो बाटर बाहर की तरफ देखते हैं। हमारी हीरोइन सोचती है अगर हम लोग इनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते तो मुझे लगता है कि हमें इनके साथ अलायंस बनानी होगी। तो बाटर पीछे देखकर स्माइल करता है, वो कहता है बिल्कुल मेरा घर आ गया। और थोड़ी देर के बाद हमें माउंटेन के ऊपर मेन पैलेस दिखा जाता है। तो वहां पर एक प्रिंस बाहर निकल के आया था, तो हमारी हीरोइन सेकंड प्रिंस और थर्ड प्रिंस भी वहां पर थे। तो तब उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है आप लोगों ने बहुत ज्यादा लंबा सफर किया, मैं हूं बयान जो कि कैलूटा का कमांडर है, और वो था बाटर का बड़ा भाई जो कि 17 साल का था। तो तब वो भी बड़ा हैंडसम था। हमारा हीरो आगे तो हुए कहता है मैं हूं आर्मा डिवांटियस, मैं हूं थर्ड प्रिंस और हेड ऑफ द एम्पीरियल इनवॉय। तो दोनों हाथ मिलाते हैं, लेकिन दोनों की पकड़ बड़ी मजबूत थी।
तो वहां पे बेयान सोचता है मैंने कोशिश की थी कि मैं कंट्रोल लेने के लिए थोड़ा इम्पोज करूं, लेकिन ये तो बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि मुझे अपने जितना मजबूत इंसान मिल गया है। तो तभी वो तो हंसने लग गया था, लेकिन सेकंड प्रिंस कहता है ओहो इसने तो मुझे डरा ही दिया, वो तो डरपोक सा था। तो वहां पे बेयान कहता है मुझे माफ कीजिएगा, मैं इतनी देर बाद अपने जितने वर्दी इंसान से मिला। हमारा हीरो कहता है नहीं कोई बात नहीं। तो तब वो कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ ये लेडी जो आपके साथ आई है ये कौन है? हमारी हीरोइन कहती है रोजिन बेलियन, मैं यहाँ पर निगोशिएशन में हेल्प करने के लिए आई हूँ। तो वो उसके पास आते हुए कहता है आपको तो सबने इकट्ठे चूज किया होगा ना, आप तो सच में बहुत ज्यादा वाइज होंगी। तो तब हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ता है, वो कहता है मुझे पता है इतनी जल्दी ये कहना बहुत ज्यादा रूड होगा, लेकिन आपकी आंखें सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और तब हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ता है उस पर किस करने के लिए। वो कहता है क्या आपका कोई लवर है? हमारी हीरोइन सोचती है इसके मैनर्स तो प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, क्या सच में ये इतनी जल्दी पर्सनल क्वेश्चन पूछने लग गया? तो तभी हमारा थर्ड प्रिंस आकर हमारी हीरोइन का हाथ उससे छुड़वा लेता है। हमारी हीरोइन कहती है मेरा कोई लवर नहीं है, लेकिन मेरा एक फियांसे है, ये देखे मेरे साथ खड़ा है। तो हमारा हीरो तो बड़ा क्यूट लग रहा था जलस होते हुए। तो वो उनका हाथ पकड़े हुए देखते हैं, वो कहता है अच्छा ये बात है। हमारी हीरोइन कहती है एनीवेज मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो तभी वहां से वाटर भागता हुआ बगी से निकलता है और जल्दी से आके अपने भाई के गले लग जाता है। तो वो सोचता है एक कैलूटा का बच्चा, लेकिन इसमें एम्पीरियल फीचर्स लग रहे हैं, ये है कौन? एक सेकंड, जब उसका चेहरा देखते हैं वो कहता है बाटर क्या ये तुम हो? तो बाटर रोते हुए कहता है बड़े भैया मैं यहाँ पर आ गया। वो कहता है ओए बदतमीज कहाँ थी इतने टाइम तक, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। वो कहता है सॉरी मैं तो बस घूमने के लिए बाहर गया था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। तो हमारी हीरोइन की मेड वहां पर एक बॉक्स लेकर आती है। तो हमारी हीरोइन उसमें से बॉल निकालते हुए कहती है बाटर इतने अर्से तक घर वापस नहीं आ सका, इसके पीछे भी एक वजह है। तो तब उस बॉल को नीचे फेंकती है जिसके अंदर एबेस था। तो तभी उस एबेस के अंदर से उनका अंकल बाहर निकलता है। तो तब बाटर और बयान दोनों उसकी तरफ देखते हैं। तो वो कहता है अंकल जम भागा, आखिर क्यों? तो तब वो बाटर को अपने पास करता है, वो कहता है आखिर ये हुआ क्या? तो उनमें से वही कहता है प्रिंस के ट्रीटमेंट के लिए तैयारी कर लो। लेकिन बयान को तो बड़ा गुस्सा आ गया था। वो कहता है तुम्हें आइडिया भी है ये इंसान कौन है? ये यहाँ पे एक रॉयल है, तुम लोग इसको ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो? तो तभी बटर कहता है नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। अंकल मेरा मतलब है इस आदमी ने मुझे किडनैप किया था और इसी की वजह से तो मैं यहाँ पर आ नहीं सका। तो बयान नीचे बैठते हुए कहता है तुम्हारा क्या मतलब है बाटर? बाटर कहता है जिस वक्त मैं कैलूटा की टेरिटरी से बाहर निकला ना, तो जम्बागा ने अपने गार्ड से कहकर मुझे कैप्चर करवा लिया। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बच निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन मैं कुछ समझ सकता उससे पहले मैं एम्पायर में था और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। मैं तो गुम हो गया था और बहुत दिनों से भूखा था, लेकिन तभी किसी ने मुझे खाने के लिए ऑफर दी और वो एम्पायर से था और मुझे लगा वो अच्छा इंसान होगा, लेकिन उसके बाद मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं स्लेव ऑक्शन हाउस में था। और उसके बाद लेडी रोजलिन उन्होंने मुझे बचा लिया। तो वो रोजलिन की तरफ इशारा करता है। हमारी हीरोइन कहती है जब मैं ऑक्शन हाउस में गई और मैंने इनको बचाने की कोशिश की, ये आदमी वहां पर आया और उसने इन्हें परचेज करने की कोशिश की थी। अगर मैं थोड़ी ज्यादा लेट होती तो बाटर अपनी जान खो चुका होता। तो बयान को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था अपने अंकल पर और तब वो बाटर के सर पे हाथ रखते हुए कहता है तुमने बहुत ज्यादा सफर किया होगा बाटर, थैंक यू सो मच सेफली वापस आने के लिए। तो अब तुम जाओ और जाके रेस्ट करो। तो एक सर्वेंट उसको लेके जा रहा था, लेकिन उसके बाद वो बड़े गुस्से से अपने अंकल जम्बागा को देखता है। वो कहता है अंकल आखिर आप मुझे बताएंगे कि आपने ये क्यों किया? तो उसके अंकल की हालत खराब थी एबिस में कैद होने की वजह से। तभी एक गार्ड कहता है यंग चीफ ऐसा लगता है कि ये अपने राइट माइंड में नहीं है, लगता है कि किसी ने इन पे स्पेशल एबिस यूज किया था। तो बयान कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे इन्हें जगाना होगा, इनको अपनी असली हालत में लाना होगा ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तो तभी उसका अंकल वो तो थोड़ा फ्लिंच होता है, उसकी हालत पहले खराब थी, लेकिन तभी बयान एक ही हाथ से अपने अंकल को उठाता है और दूसरे हाथ से उसका कंधा पकड़ लेता है। वो कहता है आखिर आप मुझे बताते क्यों नहीं है अंकल, होश में तो आए। तो तब उसका बाजू दबाता है तो उसकी तो चीखें निकल रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर तो उसने बुरी हालत कर दी थी अपने अंकल की। तो हमारा हीरो तो हमारी हीरोइन के सामने खड़ा हो गया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद बयान कहता है मैं खान को रिपोर्ट करता हूँ, तो अभी के लिए इसको अंडरग्राउंड में कैद कर दो और इसको बस सिंपल सा ट्रीटमेंट दो ताकि ये थोड़ी देर के लिए जिंदा रह सके, और मुझे तो जल्दी इसकी जुबान खुलवानी होगी। लेकिन तब वहां पर फर्श पर खून ही खून था, तो उसके मुलाजिम उसके लिए एक कपड़े ले आए थे साफ। तो तब वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने आप लोग के सामने इतनी शेमफुल साइड शो की, थैंक यू सो मच मेरे भाई को बचाने के लिए। तो वहां पे सेकंड प्रिंस तो बड़े डर रहा था, लेकिन तब वो कहता है
ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए दूर जाना होगा। मेरे बजाय आप लोग को अटेंड मेरी छोटी बहन करेगी। तो वहां पे कोई भागता हुआ आता है और तब वो भागता हुआ सेकंड प्रिंस की तरफ आ रहा था और तभी वो तो कोई लड़की थी जो कि आते ही सेकंड प्रिंस को गले लगा लेती है। वो कहती है वाओ देखो तो सही कितना हैंडसम है, और तब वो तो उसके ऊपर गिर गई थी। वो कहती है ये तो करीब से देखने में और भी हैंडसम लगता है। तो बयान कहता है मुझे इसे इंट्रोड्यूस करवाने दे, ये है मेरी छोटी बहन नारियान, ये आपको गाइड करेगी। तो नारियान भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, वो तो सेकंड प्रिंस को देखकर ब्लश कर रही थी। वो सेकंड प्रिंस से कहती है हे क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? तो सेकंड प्रिंस तो डर रहा था यार तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। और थोड़ी देर के बाद वो लोग फाइनली एक जगह पर बैठ गए थे। तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है वेलकम टू कैलूटा, मैं हूँ नारियान और मैं खान की इकलौती बेटी हूँ, और आपने जिसको सेव किया है बाटर, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। तो तब उसने तो अपनी गोद में सेकंड प्रिंस को बिठाया हुआ था। वो कहता है मुझे तो जाने दो, मुझे नीचे उतारो, सीरियसली आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है क्यों? तो वो कहती है तुम तो बड़े इनर्जेटिक हो और बहुत ही ज्यादा प्रिकली हो, एग्जैक्टली मेरी टाइप के हो, और इसके अलावा हैंडसम भी हो, और तो और तुम एक प्रिंस भी हो। तो तब वो कहती है मुझे तो वो लोग बड़े पसंद है जो प्रॉमिसिंग और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले हों, और इसके अलावा बहुत ज्यादा मस्कुलिन चार्म के हो। तो हमारा हीरो वो सोचता है क्या ये सब कुछ तो मैंने पहले कहीं सुन रखा है। और तभी उसे याद आता है जब हमारी हीरोइन ने उसको एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कहा था मेरी टाइप तो वो लोग हों जो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले हों और बहुत ज्यादा मस्कुलिन हो। तो वो सोचता है एक मिनट, ये बातें तो मुझे रोजलिन ने पहले बोली थी। तो वो रोजलिन की तरफ देखता है, तो रोजलिन भी उसकी तरफ देखती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। हमारा हीरो सोचता है आखिर ये क्या था। तो तभी नारियान कहती है मुझे तो तुम दोनों भी अपने टाइप के लग रहे हो, तुम दोनों भी कितने प्यारे हो ना। लेकिन थोड़ी देर पहले वो तो सेकंड प्रिंस को लेकर उन दोनों के पीछे भी भाग रही थी। तो हमारा थर्ड प्रिंस हमारी हीरोइन को रेस्क्यू करा था। वो कहती है मैं तो बड़े सरप्राइज थी कि तुम लोग इतनी जल्दी भाग सकते हो, लेकिन तुम लोग तो खुद भी बड़े क्यूट हो, मुझे तो तुम लोग भी अच्छे लगते हो। तो तब नारियान कहती है अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम दोनों को भी अपनी गोद में बिठा सकती हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो तुम लोग मेरी कंकुबाइंस बनोगे। हमारी हीरोइन सोचती है ये सच में कितना बड़ा मैस है ना, दोनों भाई तो पहले ही ब्यूटी के पीछे थे और अब ये हमें कंकुबाइन बनाने की बात कर रही है। बाटर तो पहले ही मुझे कह चुका था कि मैं बहुत ज्यादा प्यारी हूँ, और इसके अलावा उसका बड़ा भाई मेरे पीछे था, और अब ये थर्ड प्रिंस के भी पीछे है। वो कहती है नहीं मैं मना करती हूँ। तो हमारा हीरो अपने बाल नीचे करते हुए कहता है नहीं मैं भी मना करता हूँ। तो वो कहती है अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी एक है, तो कोई बात नहीं तुम लोग मना भी करो तो कुछ नहीं होता। तो सेकंड प्रिंस कहता है क्या मैं भी मना करता हूँ तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती? लेकिन उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है वेरी वेल, हम लोग तो तुम लोग को वेलकम करने के लिए बैंक्वेट रखने वाले थे, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है इसको थोड़ा डिले कर दिया जाएगा क्योंकि अब बहुत लंबे अरसे बाद एग्जीक्यूशन रखी जाएगी। इसी वजह से अच्छा होगा कि तुम लोग आज रात अपने कमरों से बाहर ना निकलो। और तब उठती है और जाते हुए कहती है आज रात अपने असाइंड क्वार्टर से बाहर मत निकलना और बहुत ज्यादा रेस्ट करना, ठीक है? और तुम लोग कल खान से मिलोगे। और तब उसने थर्ड प्रिंस को तो बड़े आराम से उठाया हुआ था, तो वो तो उसको आराम से लेके जा रही थी बिना किसी मसले के। तो सेकंड प्रिंस कहता है मुझे तो नीचे उतार दो, लेकिन उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है चलो मैं चलती हूँ। पीछे हमारी हीरोइन और थर्ड प्रिंस रह गए थे। तो दोनों ही सोचते हैं आज तो हम पहले दिन यहाँ पर आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है तूफान आके गुजर गया है। हमारी हीरोइन उठते हुए कहती है हमें भी रेस्ट करना चाहिए, कल की तैयारी करनी है। तो तब वो जाने लगती है, लेकिन हमारा हीरो कहता है रोजलिन। वो कहती है क्या हुआ? आर्मा कहता है असल में वो मुझे पूछना था, लेकिन तब वो कहता है नहीं कुछ नहीं, प्लीज जाके रेस्ट करें। और थोड़ी देर के बाद हमारा आर्मा भी अपने कमरे में आ गया था, तो वो बेड पे लेट गया था। वो कहता है अब फिक्र करने का कोई पॉइंट नहीं है ना, रोजलिन की आइडियल टाइप उन्होंने जो पहले कहा था वो जरूर सच होना चाहिए था। लेकिन जब मैं ऑक्शन हाउस में उनसे मिला था मैंने कहा था कि आखिर आपकी आइडियल टाइप कौन सी है, तो उन्होंने कहा था तुम्हारे जैसा एरोगेंट इंसान नहीं, मुझे तो जेंटल और पोलाइट इंसान अच्छा लगता है। लेकिन उनके पहले वाले एक्सप्रेशन तो बहुत ज्यादा जेन्युइन लग रहे थे। तो तब उठ के बैठ गया था, लेकिन तब वो कुछ सोचते हुए कहता है आखिर मैं कोशिश ही क्यों कर रहा हूँ उनकी आइडियल टाइप बनने की। वैसे भी उन्होंने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ने की बात की थी, तो जरूर उनके लिए कोई बड़ी डील नहीं होगी। तो तब उसने अपना सर पकड़ लिया था। तो हमारा आर्मा सोचता है मुझे तो एंगेजमेंट के टूटने की कम फिक्र होनी चाहिए, मुझे तो इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि मेरी ट्रू नेचर लोग के सामने ना आ जाए, ये ज्यादा डेंजरस होगा। आखिर मैं इस बात की फिक्र क्यों कर रहा हूँ? हालांकि मैं लोगों के सामने बिल्कुल वीक शो होता हूँ और बहुत ज्यादा पैथेटिक हूँ, लेकिन अपने रिवेंज के लिए मुझे करना ही पड़ेगा और अपना रूप दूसरों के सामने दिखाना नहीं होगा। लेकिन अभी लेडी की आइडियल टाइप की बात सुनकर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था और मैंने सबके सामने अपना ये रूप शो कर दिया। और आखिर लेडी रोज
रोजलिन ने एग्जैक्ट कैलूटा की प्रिंसेस की आइडियल टाइप क्यों बताई थी, जैसे वो उनसे पहले मिली हो, हालांकि वो उनसे कभी मिली नहीं थी। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स क्यों बोले थे? क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? फिर भी आखिर उन्होंने अपनी आइडियल टाइप के तौर पर कैलूटा की प्रिंसेस की आइडियल टाइप क्यों बताई थी? क्या वो सच में चाहती कि रॉयल मैरिज के चांसेस इंक्रीज हो जाएं? लेकिन अगर वो लेडी बेलियन है तो ये तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कैपेबल है। लेकिन तब उसने अपनी केप वगैरह उतार दी थी। वो बाहर निकलते हुए सोचता है ये सारी चीज तो मुझे बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर रही है, आखिर उनकी आइडियल टाइप है कौन सी? तो जब वो बाहर आ गया था ना बालकनी में, वो सोचता है आखिर मैं उनके बारे में इतना सोच ही क्यों रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने फादर से रिवेंज लेने के लिए आया था। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि मैं लेडी बेलियन यानी कि रोजलिन से प्यार करता हूँ? तो वो तो अपनी इमेजिनेशन में रोजलिन उसकी कैप बांध रहा था और रोजलिन उसको देखकर स्माइल कर रही थी। लेकिन उसको स्माइल करता हुआ सोचकर हमारा हीरो वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया था। वो दिल में सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं सिर्फ इसलिए अनॉय हो रहा हूँ क्योंकि स्टार्ट से वो मेरी फियांसे थी और अचानक से वो मेरी टेरिटरी से निकल रही हैं, इसी वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ और मेरी फीलिंग्स रास्ते में आ सकती हैं, चीजों को खराब कर सकती हैं। लेकिन अब हम लोग कैलूटा आ ही चुके हैं तो यहाँ पर मुझ पे नजर रखने वाले कम ही लोग हैं। तो अब मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करूंगा और लेडी रोजलिन उनको एक बार फिर से अपने साथ रखूंगा, तब तक जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। लेकिन बेचारे थर्ड प्रिंस आर्मा, तुम्हें क्या पता, तुम तो हमारी हीरोइन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बस तुम्हें अपनी फीलिंग्स का कुछ पता नहीं है। अब आगे देखते हैं कि तुम सच में हमारे रोजलिन को छोड़ पाओगे या फिर उसकी आइडियल टाइप बनने के चक्कर में अपनी खुद की आइडेंटिटी रिवील कर दोगे। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।